हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग। तो हम लोग देख रहे हैं कि फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग स्प्रिंग होगा, कुछ इस तरह का स्प्रिंग होता है। यही स्प्रिंग को हम लोग इस फॉर्म में बना दिए हैं। आर एल इसका डायमेंशन है। इस स्प्रिंग का एक रेडियस जो होगा उसका आर, कितना लंबा स्प्रिंग है वो एल। इस स्प्रिंग जो वायर से, सिलिंड्रिकल वायर से मिलकर बना हुआ है, तो वायर का टोटल लेंथ होगा वह स्मॉल एल मानते हैं, और उस छोटे से वायर का रेडियस स्मॉल आर और इस स्प्रिंग का कैपिटल आर। तो इस टॉपिक में आज क्या पढ़ेंगे कि इसमें एक वेट लटका दिया जाएगा। वेट लटका दिए डब्ल्यू, एक्स डिस्प्लेस करेंगे तो क्या क्या होता है, तो क्या क्या होगा हम देखते हैं कि इसमें इसका पोजीशन चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी आएगी, मूवमेंट होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी आएगी। तो क्या क्या होगा अगर सिस्टम की बात करते हैं, स्प्रिंग और एक डब्ल्यू वेट दोनों मिला के एक सिस्टम बना दिया गया। तो काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ मूवमेंट हुई, इसका काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। इस स्प्रिंग का होगा, उसका भी काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो उसका काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकल के आ जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी भी इसी तरह होगा, पोजीशन चेंज होगा। यहाँ से स्प्रिंग वेट यहाँ से आया, इसका वेट के कारण पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा, पोजीशन चेंज हुआ। इसका भी, स्प्रिंग का भी कुछ वेट होगा, उसका भी पोजीशन चेंज कर रहा है, उसका भी पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है। तो सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी का भी सिस्टम में चेंज हो रहा है। दोनों जब निकल जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कांस्टेंट होता है। तो वहां से हम लोग कांस्टेंट है तो उसको डिफरेंशिएशन भी करेंगे। डिफरेंशिएशन करने के बाद कांस्टेंट टर्म गायब हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म और डिफरेंशिएशन करने के बाद हम लोग देखेंगे कि इक्वेशन का कुछ, दोनों पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू कांस्टेंट, इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, कांस्टेंट गायब हो गया तो इक्वेशन में देखना शुरू करेंगे कि हम लोग को एसएचएम का इक्वेशन दिखना शुरू हो जाएगा। फिर वहां से टाइम पीरियड निकालेंगे, टाइम पीरियड निकालने के फ्रीक्वेंसी भी निकल जाएगी, ओमेगा भी निकाल सकते हैं, सारा चीज स्टेप बाय स्टेज अब देखते हैं और फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग की ओर बढ़ते हैं। Hi dear students, let us suppose that a flat spiral spring of length L है, इसका लेंथ L है, रेडियस R है, इस पे एक वेट W नीचे लटक रहा है और एक इंच इसका फिक्स है। Let us suppose that a flat spiral spring of length L and radius R is fixed at its upper end, एक इंच इसका फिक्स है, and a load W is suspended at lower end. When the load W is pulled down by x distance, यह लोड W अगर x डिस्टेंस से हम नीचे खींचते हैं, then the angle of shear produced in spring is phi. यहां पर यह लोड था कुछ इस तरह का, जब इसको खींचते हैं तो यह स्प्रिंग डिस्प्लेस होकर के कुछ इस तरह का होगा। तो यहां पे जो एंगल बना, ये एंगल फाई है, ये फाई, इसका रेडियस r और ये डिस्प्लेस किए x, ये। तो हम क्या लिख सकते हैं, फाई बराबर एक्स बाई आर लिख सकते हैं। इफ सी बी द टॉर्सनल रिजिडिटी ऑफ द वायर फॉर्मिंग द स्प्रिंग, यह सी है क्या, टॉर्सनल रिजिडिटी,
इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे। तो वो निकल के कितना आया था, c इक्वल टू पाई एटा r टू द पावर 4 बाई 12। यहाँ पे r क्या है, रेडियस ऑफ वायर। यह स्प्रिंग जो फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग है वह एक सिलिंड्रिकल वायर से मिलकर बना होगा, उसका रेडियस r है। और बड़ा वाला r क्या है, इस स्प्रिंग सिलिंड्रिकल स्प्रिंग जो वायर का फॉर्मेशन किया है, ये स्प्रिंग का रेडियस r है बड़ा वाला। l क्या है, इस लेंथ, ये पूरा स्प्रिंग का लेंथ, ये कैपिटल L। और स्मॉल l क्या है, लेंथ ऑफ द वायर। ये सिलिंड्रिकल वायर जितना मिल के बना हुआ है, ये टोटल इसका एक सरकमफेरेंस, और जितना सरकमफेरेंस बनेगा सब एडिशन करके जो लेंथ, टोटल लेंथ वायर का बनेगा वो स्मॉल l है। एटा क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी, या उसी को बोलते हैं शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यह c हमारा निकल के आया था कितना, यूनिट एंगल के लिए। अब अगर इसी से अगर हम फाई एंगल के लिए बात करते हैं तो क्या होता है, अगर आप लोग को पिछली क्लास याद होगी कि c कैसे निकाले थे, तो हम लोग टोटल एंगल से डिवाइड किए थे। यूनिट एंगल के लिए हम लोग ये डेफिनेशन निकाल के लाए थे। अगर इसी में टोटल एंगल के लिए अगर उतना था, अगर को मान लिया जाए आधा एंगल के लिए कहे, तो आधा एंगल इसी में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो टॉर्सनल रिजिडिटी उस आधा एंगल के लिए आ जाएगा। तो अब है यहाँ पे फाई एंगल के लिए अगर बात करते हैं, तो अगर इस फाई से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो फाई एंगल के लिए टॉर्सनल रिजिडिटी निकल के आ जाएगी। तो फॉर फर्दर ट्विस्ट इन द वायर बाय डी थीटा, अगर फाई एंगल बन चुका है तो फाई एंगल तक का टॉर्सनल रिजिडिटी कितना हो जाएगा, c इंटू जो एंगल है फाई। इसके बाद अगर थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, मान लीजिए वो डी फाई एंगल है, थोड़ा सा और इसको खींच दिए तो एंगल थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। इंक्रीमेंट कितना का हुआ, डी फाई का। तो फॉर फर्दर ट्विस्ट इन द वायर बाय डी थीटा डी फाई द वर्क डन, तो इसमें वर्क डन कितना करना पड़ा, टॉर्क इंटू डी फाई का। अब है वर्क डन, ये कितना है, टॉर्क सी फाई डी फाई। तो ये वर्क डन था हमारा इस छोटे से सेक्शन के लिए। अगर टोटल वर्क डन इसी का निकाले तो कितना होगा, इंटीग्रेट करेंगे 0 से टोटल वर्क डन और 0 से फाई एंगल तक के लिए। तो टोटल वर्क डन इसका इंटीग्रेशन फाई का, फाई स्क्वायर बाई 2, तो 1/2 इधर आ गया, c कांस्टेंट था और फाई स्क्वायर, ये आ गया वर्क डन निकल के। अब when the spring is pulled by x distance से अगर खींचते हैं नीचे तो इंक्रीज इन मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग क्या हो जाता है, यही हाफ c फाई स्क्वायर मैकेनिकल एनर्जी में इंक्रीज हुआ। अब इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करके x और r के फॉर्म में लिख देते हैं। तो हाफ c कितना था, पाई एटा r टू द पावर 4/12 फाई स्क्वायर, और ये फाई कितना था हमारा, x/r, तो x/r का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व किए तो पाई एटा r 4/4 x²/r²। इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। तो अभी मैंने पोटेंशियल एनर्जी का इंक्रीज देखा, मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी का। अब x डिस्टेंस हम डिस्प्लेस किए हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का डिक्रीज होगा। ड्यू टू पुलिंग ऑफ लोड W बाय x हाइट, द डिक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लोड इज Wx। Wx इसका डिक्रीज किया पोटेंशियल एनर्जी।
इफ W1 बी द हाइट ऑफ ए स्प्रिंग, हाइट नहीं वेट, अगर स्प्रिंग है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, वह वेट W1 से डिनोट कर देते हैं। और पूरे वेट को हम कहाँ मानते हैं, ये स्प्रिंग के सेंटर पे कंसंट्रेटेड है सारा मास। इफ W1 be the weight of a spring, then this weight is concentrated at the center of a spring. Due to pulling of lower end by x distance, इस लोअर इंड को x डिस्टेंस से डिस्प्लेस किए हैं, तो Cg सेंटर ऑफ मास में पढ़े हैं, Cg ऑफ द स्प्रिंग विल डिस्प्लेस बाय x/2 डिस्टेंस। यह जितना से डिस्प्लेस नीचे करेंगे तो Cg इसका उतना का आधा डिस्प्लेस होगा। Therefore, decrease in the gravitational potential energy of the spring is W1x/2। अब है the net increase in the potential energy of the spring। अगर टोटल पोटेंशियल एनर्जी इस सिस्टम का इंक्रीज की बात करते हैं तो जितना बढ़ा है और जो जो चीज घटा है उसको घटा देंगे तो टोटल इंक्रीज निकल जाएगा। तो सबसे पहले बढ़ा कितना है, बढ़ा है कितना, इक्वेशन 1 से हम देखे हैं पाई एटा r4/4l इंटू x²/r², यह बढ़ा था। जो जो चीज अब घट रहा है उसको घटा देते हैं। W1x यह डिक्रीजिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी था, और W1x/2 यह था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग, ये घटा था तो घटा दिए। अब इस चीज को हम नेट इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इक्वेशन 4 से डिनोट कर देते हैं। अब देखते हैं कि और क्या क्या चीज इंक्रीज करता है और क्या क्या चीज डिक्रीज करता है। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो देख लिए, अब सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी बात करते हैं। तो सिस्टम का काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, इसका काइनेटिक एनर्जी मींस वेट के कारण, और इस स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी दो निकालेंगे, और उसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का निकालेंगे, और फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे। अब है काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए मास ऑफ द लोड, लोड का मास कितना हो जाएगा, वेट बाय जी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि वेट कितना होता है mg, और मास तो उसी में जी से डिवाइड कर देंगे। तो वेट के लिए क्या करना पड़ता है, मास में जी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेट निकलता है, और तो मास में मास निकालने के लिए जी से डिवाइड कर देंगे W/g। द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लोड कितना हो जाएगा, हाफ m v²। तो v यहाँ पे x है तो dxy dt लिख सकते हैं वेलोसिटी, और उसी का स्क्वायर, इक्वेशन 5 वो हो गया। एंड मास ऑफ द स्प्रिंग, अब स्प्रिंग का मास है तो स्प्रिंग का वेट कितना है, W1 जो कि सेंटर पे उसका कंसंट्रेटेड है, उसमें भी g से डिवाइड कर दिए तो स्प्रिंग का मास आ गया। और मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा स्प्रिंग का, तो W1/g इसका मास था टोटल का, टोटल लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो L से डिवाइड कर दिए तो मास पर यूनिट लेंथ आ गया। L हमने बात किया था टोटल लेंथ, ये था हमारा स्प्रिंग का इसके लिए, और इसके लिए दोनों का मास निकाल लेंगे, यहां से काइनेटिक एनर्जी फिर दोनों का निकलेगा। अब है ये इसका काइनेटिक एनर्जी तो बहुत आसान था, यहां से निकाल लेंगे, लेकिन सेंटर का काइनेटिक एनर्जी निकालना है। तो कंसीडर एन एलिमेंट ऑफ लेंथ ds, ds एक छोटा सा सेक्शन कंसीडर करेंगे। कहां पे सेक्शन कंसीडर किए, तो अपर यूनिट जो फिक्स है वहां से s डिस्टेंस आगे ds एलिमेंट कंसीडर किए हैं फ्रॉम फिक्स्ड इन द मास एलिमेंट ऑफ ए स्प्रिंग। इस एलिमेंट जो हम कंसीडर किए हैं उसका मास कितना होगा, अभी अपनी मास पर यूनिट लेंथ निकाल के रखे हैं। W1/lg यह मास पर यूनिट एक यूनिट लेंथ का है, और ds लेंथ का मास निकालना है।
तो ds से मल्टीप्लाई कर देंगे। यूनिट लेंथ का पता है, ds लेंथ का मल्टीप्लाई करके निकाल लिए। इफ डिप्रेशन ऑफ ds, यह ds का डिप्रेशन, मान लीजिए यहाँ पे हम फोर्स लगाते हैं, यह कहीं ना कहीं डिप्रेस करेगा, और y डिस्टेंस यह मूव किया सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मूव किया तो ये भी मूव करेगा, ds में इसका हर एक सेक्शन मूव करेगा, तो ds में y का डिप्रेशन आ जाता है। देन y बाई एस, तो हम आसानी से लिख सकते हैं y बाई एस इक्वल टू यहां से x बाई टोटल ये लंबाई x बाई एल, तो यहां से y बराबर लिख सकते हैं s बाई एल इंटू एक्स। y को अब इसको डिफरेंशिएट कर दिए टाइम के साथ, तो dy बाई डी टी यह वेलोसिटी बन जाएगा उसका स्प्रिंग का, और s बाई एल इंटू डी एक्स बाई डी टी। यहां तक क्लियर? तो अब हम इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हैं। अब स्प्रिंग का काइनेटिक एनर्जी देखते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एलिमेंट, सबसे पहले एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्प्रिंग के कारण निकल जाएगा। तो एलिमेंट का काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, हाफ, ये होता है मास, मास पर यूनिट लेंथ में ds से मल्टीप्लाई किए थे, तो मास आ गया इसका हाफ m v स्क्वायर, तो v को क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी टी लिख सकते हैं, और v स्क्वायर, तो स्क्वायर हो गया। इसको सॉल्व करने के बाद dy बाई डी टी का वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो ये आ गया। इसको अलग अलग कर देते हैं, s को ds के साथ कर दिए हैं ताकि इंटीग्रेशन करने के बाद वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ हो गया। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग इज इक्वल टू हाफ w1 बाई जी एल क्यू, वही है कि कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल अलग, s है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे s क्यू बाई 3 आएगा, 0 से l तक पुट करेंगे, तो ये हमारा सॉल्व करने के बाद इसको ये आ गया, इक्वेशन 6 डाल दिए। अब क्या, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, मैकेनिकल एनर्जी पहले निकाल चुके हैं। अब काइनेटिक एनर्जी सिस्टम में क्या करेंगे, तो इसको जोड़ेंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी, तो इसका काइनेटिक एनर्जी कितना था, हाफ m v स्क्वायर dx बाई dt का स्क्वायर, और अभी ये निकाले w1 बाई 6g dx बाई dt स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी इसका निकल गया। पोटेंशियल एनर्जी भी हम लोग निकाल चुके हैं, काइनेटिक एनर्जी अभी अभी निकाले हैं। अब इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जोड़ेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होगा। अब हम इसकी बात करते हैं। अब हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को कंजर्व करवाएंगे। टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का, इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी जोड़ देंगे। हम लोग दोनों इक्वेशन पिछले 2-3-4 मिनट पहले निकाल के रख लिए हैं इक्वेशन में, और काइनेटिक एनर्जी, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए हैं इक्वेशन में, इसका काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए हैं, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गया, वह एक कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों जगह से हम लोग इसका पोटेंशियल एनर्जी, इसका पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकाल लिए, तीनों चार इक्वेशन से लिख दिए जो कि कांस्टेंट होगा। अब यह कांस्टेंट है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन किए, इसका भी डिफरेंशिएशन किए, तो वो कांस्टेंट है, ये 0 बन गया। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे
तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर निकाल लीजिए, जो वेरिएबल है उसको डिफरेंशिएट करके निकालिए, और इसको सॉल्व करने के बाद जो आया हमारा पाई एटा r4/2l इंटू आर स्क्वायर एक्स माइनस डब्ल्यू प्लस w1/2, और कुछ कुछ चीज जो कॉमन होगा उस कॉमन भी लेते चलेंगे, प्लस हाफ नहीं 1/g w प्लस w1/3 d2x/dt² बराबर 0। अब इसमें कुछ चीज डिवाइड करके हम लोग कैंसल आउट भी कर सकते हैं, और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाएंगे। अब तो आइए अब इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं। 1/g इंटू डब्ल्यू प्लस w1/3 से डिवाइड करते हैं इक्वेशन को। तो हमारा इक्वेशन डिवाइड होने के बाद कुछ कैंसिल होगा, कुछ कैंसिल होने के बाद कुछ इस फॉर्म में इसको लिखते हैं d2x/dt² प्लस bx माइनस c इक्वल टू 0, जहाँ पे b क्या है, इस फॉर्म को कंपैरिजन करते हैं इस इक्वेशन को दोनों में, तो b को हम इस ये लिख देते हैं, c को ये लिख देते हैं। अब इस इक्वेशन को bx माइनस c को हम z मान लेते हैं, लेट देन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो b इंटू dx/dt इक्वल टू dz/dt। अगेन ऑन डिफरेंशिएशन इसको फिर डिफरेंशिएट करते हैं, तो b इंटू d2x/dt², तो d2z/dt² आ गया, d2x/dt² इक्वल टू इसको इस साइड ले आएंगे 1/b इंटू d2z/dt² आ गया। अब इस यहां से ये आ गया, इसको इक्वेशन 8 में डालते हैं, इसको इसमें पुट करते हैं, तो यह इक्वेशन पुट करने के बाद हमारा इस इक्वेशन में इक्वेशन 9 का वैल्यू पुट करने के बाद बनता है 1/b इंटू d2z/dt² प्लस z बराबर 0, और इस b को मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड, तो d2z/dt² प्लस bz बराबर 0। यह जाना पहचाना इक्वेशन SHM का लग रहा है, SHM का इक्वेशन है, तो इसका कुछ टाइम पीरियड भी होगा, तो इसको b को ओमेगा के फॉर्म में लिख देते हैं, d2z/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर z बराबर 0। ओमेगा कितना होगा, अब ये b का वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, इसमें ओमेगा भी निकाल लेंगे, इस b का वैल्यू पुट करके, तो टाइम पीरियड भी हमारा निकल जाएगा, ओमेगा टाइम पीरियड निकल गया। तो हमने देखा है कि स्प्रिंग है इसका, यह SHM प्रोड्यूस करता है, जिसका ओमेगा √b होता है, और b का वैल्यू ये निकाल सकते हैं। अगर एक स्पाइरल स्प्रिंग है जिसका r दे दिया गया, एटा दे देगा, l देगा, कितना वो रेडियस का स्पाइरल स्प्रिंग बन रहा है वो देगा, कितना वेट से लटका रहे हैं वो देगा, और स्प्रिंग का वेट देगा। इतना चीज क्वेश्चन में दे दिया जाता है, तो इसका टाइम पीरियड बता सकते हैं, ओमेगा बता सकते हैं, टाइम पीरियड का फ्रीक्वेंसी बता सकते हैं। तो इसी बेस पे फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग का टॉपिक खत्म होता है।